हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी जहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप थर्ड सेमेस्टर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के यूनिट टू में हम हर टॉपिक को करेंगे। आपकी यूनिट टू रहेगी डेवलपमेंटल प्रोसेस। उसके हर टॉपिक को पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो कंटेंट क्या रहेंगे हमारे। सबसे पहले तो डेवलपमेंट अक्रॉस दैट इज डोमेन, है ना। तो डिफरेंट डोमेन के अकॉर्डिंग आपकी डेवलपमेंट कैसी होती है वेरियस स्टेजेस में, जो हमने यूनिट 1 में बात की थी, उससे रिलेटेड हम डिफरेंट डोमेन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे डोमेन रहेंगे आपके फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड ड्यूरिंग ईच ऑफ द अबव मेंशन्ड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ चाइल्ड। ओके, सो B will be the factors affecting development. C is the individual differences, जिसमें हम चिल्ड्रन with special needs including developmental disorder की बात करेंगे। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करेंगे फॉर आइडेंटिफाइंग लर्नर विद डिसेबिलिटीज, ओके, डिफरेंट एबिलिटीज। या और हम बात करेंगे डी दैट इज टीचर्स रोल एंड स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द नीड ऑफ लर्नर विद डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज। इन सब के बारे में बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टॉपिक को। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। आपकी स्लाइड, आपकी नोट्स, ओके। सो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट अक्रॉस डोमेन की। तो इसमें हम फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, लैंग्वेज डोमेन, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट और दैट इज एस्थेटिक डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और इन सब के जो डेवलपमेंट है वो हम पढ़ेंगे एज स्पेसिफिक वाइज। जो हमने यूनिट 1 में पढ़े थे ना, डिफरेंट एज जैसे इन्फेंसी, एडोलसेंट, लेटर चाइल्डहुड, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्फेंसी स्टेज की, दैट इज बर्थ टू 2 ईयर्स, जो बच्चे के जन्म से लेके 2 साल तक रहता है, इन्फेंसी स्टेज, ओके। सो इसमें जो डोमेन हम देखेंगे, पहले देखेंगे फिजिकल डोमेन। तो फिजिकल डोमेन में क्या, फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चों का क्या डेवलप हो जाता है 0 से 2 साल तक के बीच में। सो रैपिडली बॉडी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। आप देखते हो बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है और 2 साल तक वो एकदम से इतना बढ़ जाता है ना। ब्रेन डेवलपमेंट होती है, सेंसरी मैचुरेशंस मतलब उनको देखना और सुनना, मतलब उस चीज़ों को देखना, इट मीन्स कि अगर वो देखेंगे तो वो समझेंगे कि कौन क्या है। सुनना आ जाता है उन्हें। मोटर स्किल्स उनकी थोड़ी डेवलप होती है, इट मीन्स कि अभी ग्रोस मोटर स्किल्स ही डेवलप होती है, फाइन नहीं, ओके। तो जैसे क्रोलिंग करना, रेंगना, या फिर आप बोल सकते हो कि घुटनों के बल चलना, वॉकिंग करना, ये सब इन्हें 2 साल तक की उम्र तक आ जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में ये पीरियड आता है। तो इसमें बच्चे एक्सप्लोरेशन थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्शंस की, बच्चे सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, मतलब हाथ लगाकर, देख कर, सुन कर। ऑब्जेक्ट परमानेंस एमर्जेस, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, इट मीन्स कि बच्चे जो चीज़ें उनके सामने विजिबल भी नहीं है वो उनको भी याद रखेंगे कि यस, अगर वो विजिबल नहीं है तो भी वो एग्जिस्ट करती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, फर्स्ट वर्ड अराउंड 12 months, vocabulary begins to grow towards age 2। बेसिकली इसमें बच्चे रोते हैं, है ना, और दैट इज तुतलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं और 12 महीने तक की एज में बच्चे बहुत, मतलब फर्स्ट वर्ड जो है बोलने लग जाते हैं। फर्स्ट वर्ड इन द सेंस कि माँ बोलने लग जाते हैं, पापा बोलने लग जाते हैं, तो एक एक वर्ड करके वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर 2 साल तक की एज में वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी वोकैबलरी, उनकी शब्दावली। फिर आ जाते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पे। तो इसमें क्या है, अटैचमेंट टू प्राइमरी केयर गिवर्स, जो उनको, मतलब जो उनके केयर गिवर होंगे, जो सबसे पहले होंगे, जो उनकी हर हमेशा हर चीज़ में देखभाल रखते हैं, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी उनकी, जिसमें आप मदर को सबसे ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो। बेसिक इमोशंस लाइक जॉय, फियर, स्ट्रेंजर एंजाइटी भी डेवलप होगी। मीन्स कि कोई, अगर आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, हम लास्ट यूनिट में भी पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में, कि अगर कोई जो अनजान व्यक्ति है वो उसके पास आएगा तो वो उससे डरेगा और उसे डर भी लगेगा कि कहीं उसकी मम्मी उसको छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। सो द नेक्स्ट वन इज एस्थेटिक डेवलपमेंट। तो एस्थेटिक डेवलपमेंट में क्या आएगा, विजुअल इंटरेस्ट इन ब्राइट कलर्स। तो उनको ब्राइट कलर ज़्यादा देखने पसंद होते हैं। इट मीन्स कि आपने छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो देखे होंगे, वो क्या करते हैं जब बहुत छोटे होते हैं तो वो लाइट की तरफ उनकी आंखें ज़्यादा पड़ती हैं, लाइट की तरफ, या फिर जो ब्राइट कलर्स होते हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा देखते हैं। उनके फेसेस, म्यूजिक और सिंपल पैटर्न को वो थोड़ा समझने लगेंगे। एन्जॉयमेंट ऑफ रिदम एंड मूवमेंट की, जब कोई गाना चलेगा तो वो उसको एंजॉय करेंगे। देखा होगा ना आपने डांस करते हुए छोटे बच्चों को। सो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी 2 साल तक की उम्र में। मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो नॉट फॉर्मल, कि फॉर्मल तरीके से नहीं होगा मोरल डेवलपमेंट, बट वो क्या कर सकेंगे, सोशल इंटरेक्शन एंड केयर गिवर रिस्पॉन्सेज, कंफर्ट एंड स्कोल्डिंग, कि जो उनके केयर गिवर होंगे, इट मीन्स कि उनके पेरेंट्स होंगे बच्चों के,
उनसे वो ये चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि अगर उन्होंने कुछ गलत करते हैं तो उनको डांट पड़ती है, मतलब जो डांट पड़ती है तो इट मीन्स वो गलत काम है, जिसमें पेरेंट्स खुश होते हैं इट मीन्स वो अच्छा काम है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उन्हें पता चल जाएगा। जैसे वो रोए जिद करेंगे तो इट मीन्स कि जो उनकी मदर है वो उनको डांट लगाएंगी तो इट मीन्स कि उनके लिए एक गलत काम है। ओके, अच्छा काम करेंगे तो इट मीन्स उनको रिवार्ड मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि शाबाशी मिलेगी, तो वो उनके लिए अच्छा काम है। ओके, सो आफ्टर दैट इज द, ये हिंदी में स्टूडेंट्स, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पोज करके भी इसे पढ़ सकते हैं कि जो चीज़ें मैंने समझाई आप उससे रिलेट करके देख लेना सारी चीज़ों से। ओके, और नोट्स बनाने के भी बहुत काम आएगा। फिर आ जाते हैं, सेकंड इज द अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम 2 से 6 साल तक का पीरियड। तो इसमें फिजिकल डोमेन की बात करें तो रिफाइनमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, की उनकी जो मोटर स्किल्स है वो और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाती है। इट मीन्स कि पहले वो चलना सीख जाते हैं बट वो ढंग से खड़ा होना या फिर आप बोल सकते हो कि दौड़ना नहीं सीखते, तो उन मोटर स्किल में रिफाइनमेंट आती है, मतलब और अच्छे से वो कर पाते हैं। रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, ड्राइंग हो गया। बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव एंड टॉयलेट ट्रेनिंग कराई जाती है इस टाइम पीरियड में। कौन से टाइम पीरियड में? अर्ली चाइल्डहुड में। ओके, तो वो बॉडी को कोऑर्डिनेट करके चल सकते हैं। अब इट मीन्स कि वो रन करेंगे तो उनको पता होगा कि कब उन्हें स्टॉप होना है, तो वो स्टॉप हो जाएंगे। छोटे बच्चों को देखा होगा वो दौड़ते दौड़ते एकदम से गिर जाते हैं, तो मतलब जब वो 2 साल तक के होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट 6 साल तक आते आते वो सारी प्रॉब्लम घट जाती है। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे, तो इसमें बच्चों को सिंबॉलिक थॉट करना आएगा। इट मीन्स कि वो, जैसे कि आप देखोगे जो ब्रूम है, वो कार्टून वगैरह देखेंगे तो ब्रूम को मानेंगे कि वो स्टिक है जिससे वो हवा में उड़ सकते हैं, तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपने मन में। ओके, और इमेजिनेशन करेंगे, ईगो सेंट्रिज्म होंगे और लिमिटेड लॉजिकल रीजनिंग होगी। इट मीन्स कि वो लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, जो चीज़ें उन्हें मेमोराइजेशन करके सिखाई जाएंगी सिर्फ उन्हीं चीज़ों को वो सीखेंगे। आफ्टर दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में रैपिड वोकेबलरी एक्सपेंशन होता है। इट मीन्स कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको बहुत एक एक वर्ड करके बोल पाते हैं वो, बट जैसे जैसे वो 6 साल तक की उम्र में आते हैं उनकी वोकेबलरी एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वो सेंटेंस बोलने लग जाते हैं, नए वर्ड्स उनके पास आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। सो सेंटेंसेस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, कि उनकी जो सेंटेंसेस हैं इट मीन्स की जो बात कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा जटिल हो जाएंगे। इट मीन्स की वो बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। आस्क मैनी वाई क्वेश्चंस, और इस एज में अगर आप बात करो तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंग्वेज से रिलेटेड, कि वो वाई वाली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, कि कैसे, क्या, क्यों, मतलब वो इतने, मतलब उनका जो माइंड होता है वो एक तरह से एक्सप्लोरेशन की तरफ बढ़ता है ज़्यादा इस टाइम में। तो वाई वाले क्वेश्चंस या वाई वाले उनकी जो वर्ड्स हैं या फिर सेंटेंसेस है वो ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों है मम्मी, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वो क्यों है। मैं, जैसे बच्चे अगर आपकी मतलब मदर की लिपस्टिक लगाएंगे तो मम्मा ने मना कर दिया नहीं लगानी, तो बोलेंगे क्यों नहीं लगानी, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस वो ज़्यादा पूछेंगे। ओके, सोशो इमोशनल की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि उनको सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। इट मीन्स कि वो कौन है, लड़का लड़की, एक तरह से जेंडर रोल तो उनको थोड़ा थोड़ा पहचानने लग जाएंगे। बिगिन्स टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, कि दूसरों की फीलिंग को भी समझना स्टार्ट कर देंगे 6 साल तक की उम्र तक आते आते। और पैरेलल प्ले टू कोऑपरेटिव प्ले, इट मीन्स कि साथ में मिलकर के खेलेंगे। एक तरह से आप बोल सकते हो कि साथ में जैसे कुछ लड़कियां हो गई वो डोल से खेल लेंगे, है ना, तो वो पैरेलल प्ले करेंगे। कोऑपरेटिव मतलब एक तरह सबके साथ सामंजस्य बिठा के। ओके, सो एस्थेटिक डेवलपमेंट की बात करें तो एंगेज इन, तो एस्थेटिक डेवलपमेंट होती क्या है बेसिकली, इट इज रिलेटेड टू आर्ट और ब्यूटी। ओके, आर्ट और ब्यूटी से रिलेटेड। तो एंगेज इन आर्ट, ये आर्ट में एंगेज होंगे, मीन्स की ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब चीज़ों में। म्यूजिक में, प्रिटेंड प्ले में, कि वो प्ले करना जानेंगे। इट मीन्स की चीज़ों को ऐसे दर्शाएंगे कि ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल उनको डोल दे दी जाएगी तो डोल को वो मानेंगे कि वो है, तो ऐसा प्रिटेंड प्ले वो करके खेल सकते हैं। घर बना लेंगे अपना, अपने अपने छोटे होंगे तब आपने मिट्टी का घर बनाया होगा ना, फिर उसको आप अपना घर बोलते हो कि मेरा घर है, तुम्हारा घर है। सो बेसिकली वही वो करना सीखेंगे। एक्सप्रेस क्रिएटिविटी थ्रू ड्राइंग एंड स्टोरी टेलिंग, तो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना जान जाएंगे बहुत, मतलब आप बोल सकते हो कि अर्ली स्टेजेस में, कि वो ड्राइंग करेंगे, चीज़ों को दर्शाएंगे। जैसे उन्होंने पेड़ देखा तो वो पेड़ को जैसा तैसा उनसे बनेगा वो बनाने लग जाएंगे। कलर्स के बारे में पहचानने लग जाएंगे कि कौन सा कलर करना है आपको, किस में कैसा करना है। ओके, मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो प्री कन्वेंशनल लेवल है कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कि बच्चे सीखेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कि अगर उन्हें
कोई चीज़ अगर उन्हें अच्छी करनी है तो वो तभी करेंगे, तब उन्हें रिवार्ड मिलेगा, और अगर उन्हें कुछ नहीं करना है तो इट मीन्स कि उस पर उन्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। ओके, तो राइट एंड रॉन्ग अंडरस्टूड थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, तो रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू उन्हें सही गलत के बारे में समझ आएगा अच्छे से, कि अगर जिस पे उन्हें रिवार्ड मिलता है, जिस पे उन्हें टॉफी मिलती है, तो वो उनके लिए सही काम है, बट जिस पे उन्हें डांट पड़ती है या फिर डंडे पड़ते हैं तो इट मीन्स वो गलत काम है उनके लिए। तो उसके थ्रू वो, मतलब उनकी जो मोरल रीजनिंग है वो इतनी ही डेवलप हो पाएगी कि अगर टॉफी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो इट मीन्स वो गलत काम है। ओके, सो ये हिंदी में स्टूडेंट प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, विकास क्षेत्र और मुख्य विशेषताएं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, तो ये सारे आप पढ़ लेना जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द मिडिल टू लेट चाइल्डहुड, तो मिडिल टू लेट चाइल्डहुड इज 6 to 12 years। ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो स्लोअर होती है, कि स्लो पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, बट स्टडी ग्रोथ होती है। इट मीन्स कि वो होती रहती है, ठीक है, एक कांस्टेंट मूवमेंट में होती रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ एंड कोऑर्डिनेशन, तो उनकी जो पावर है वो बढ़ती है, कुछ काम करने की जो पावर है वो बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, कि वो बहुत इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटीज में ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं। इट मीन्स की स्पोर्ट्स और गेम्स में। ओके, इंप्रूवमेंट इन हैंड राइटिंग एंड स्पोर्ट्स, तो वो स्पोर्ट्स में भी वो एक तरह से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, वो जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स में, और उनकी जो हैंड राइटिंग है वो भी एक तरह से अच्छी हो जाएगी टाइम बाय टाइम। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंडर में ये आता है पियाजे के। सो इसमें क्या होता है, बच्चे मूर्त चीज़ों से, दैट इज आप बोल सकते हो जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उनसे सीखने लग जाते हैं, मतलब अगर उनके सामने कोई चीज़ रख दी, इट मीन्स कि वो उसके बारे में बता सकते हैं ना। लॉजिकल थिंकिंग आती है उनके पास, कंजर्वेशन का जो अप्रोच है वो आती है, और क्लासिफिकेशन स्किल्स आती हैं। ओके, सो स्टूडेंट कंजर्वेशन क्या हुआ, कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये पियाजे ने दैट इज एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा था, एग्जांपल के थ्रू, कि बच्चों को सेम अमाउंट ऑफ वाटर दिखा दो, और वो अलग अलग टाइप के ग्लासेस में, जैसे एक तो मोटा ग्लास है, एक लंबा ग्लास है, और एक जो मीडियम सा ग्लास है ना, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो वो इतना फिल होगा, और ये वाला इतना पूरा फिल हो जाएगा, और ये वाला इतना फिल होगा। तो उनसे पूछा जाएगा कि कौन से में ज़्यादा पानी है, तो वो उस चीज़ को समझ पाएंगे कि सेम ही अमाउंट है, बस इनका जो साइज है वो डिफरेंस है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। ओके, सो क्लासिफिकेशन स्किल्स भी उनके अंदर आ जाएंगी, वो क्लासिफाई कर पाएंगे ऑब्जेक्ट्स को। ओके, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो एक्सपेंड वोकैबलरी, उनकी वोकैबलरी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, वो नए लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, सोसाइटी में इंटरेक्ट करेंगे, तो उनकी जो शब्दावली है वो भी बढ़ेगी, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, पढ़ने की क्षमता, पढ़ने की स्किल्स ना, और जो लिखने की स्किल्स है। ओके, ग्रामर के बारे में, वर्ड मीनिंग्स के बारे में अब वो समझ पाएंगे 6 से 12 साल तक की उम्र में, कि किसका क्या मतलब है, क्या क्यों आपने हैड, हैव, इज, एम, आर का यूज़ किया, वो सारी चीज़ों को वो इजीली समझ जाएंगे। ओके, फिर आ जाते हैं सोशियो इमोशनल, तो सोशियो इमोशनल इज द स्ट्रोंगर पीयर रिलेशनशिप, कि अब क्या है कि यहाँ पे एक पीयर रिलेशनशिप बनना क्रिएट हो जाएगा, मतलब उनके दोस्त बनना क्रिएट हो जाएंगे, दोस्त बनेंगे। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड टीम वर्क, तो वो इंपॉर्टेंस देंगे अपने फ्रेंडशिप पे, इट मीन्स की जो उनके सहपाठी हैं या फिर जो उनके दोस्त हैं उनके साथ ज़्यादा मिलजुल कर रहेंगे, और टीम वर्क में ज़्यादा काम करना चाहेंगे एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। ओके, सो सेल्फ एस्टीम बिकम इम्पॉर्टेंट, तो उनकी जो आत्मसम्मान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, कि अगर उनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची तो इट मीन्स कि उनकी लाइफ एक तरह से एक्सप्लॉइट हो गई, ऐसा सोचने लग जाते हैं इस टाइम में बच्चे ना। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे इस एज में गिर जाते हैं, अगर उनको जैसे एकदम से गिर जाते हैं चलते चलते, तो गिर भी जाएंगे तो रोएंगे नहीं वो, है ना रोएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, वो एकदम से उठ जाएंगे और ऐसा रिएक्ट करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। ओके, तो एक तरह से सेल्फ एस्टीम एक छोटा सा एग्जांपल है इसका, तो वो आत्मसम्मान वाली बात आ जाती है उधर। ओके, एस्थेटिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट इन स्ट्रक्चर्ड आर्ट, म्यूजिक, डांस, इवेलुएट एंड क्रिटिक्स ओन वर्क, अप्रिशिएट अदर्स क्रिएटिविटी, तो क्या करते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड आर्ट करते हैं, मतलब वो अब चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाने लग जाते हैं, कोई भी ड्राइंग हो गई, म्यूजिक में पार्टिसिपेट करते हैं, डांस एक्टिविटीज उनको अच्छे से आती हैं, और अपने ही काम को वो इवेलुएट कर सकते हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है, उसमें क्या क्या कमियां हैं जो दिख सकती हैं, अप्रिशिएट करते हैं दूसरों की क्रिएटिविटी को भी। ओके, दूसरों की क्रिएटिविटी को, क्योंकि दूसरे कितने अच्छे से काम कर रहे हैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं अपने दोस्तों को। ओके, मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो कन्वेंशनल लेवल में कोलबर्ग का जो कन्वेंशनल लेवल है वो इसमें आप बन जाता है बच्चों को। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे रूल्स को फॉलो करने लग जाते हैं,
कोई भी काम करने के लिए, मतलब जो सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज बने हुए हैं, अगर किसी ने उनको ब्रेक डाउन कर दिया तो इट मीन्स कि वो गलत इंसान है, और अगर सब उस पाथ पर चल रहे हैं तो इट मीन्स कि वो सही है। ओके, गलत और सही का आपको सोशल ऑर्डर और दैट इज अप्रूवल के बारे में पता चलता है। ओके, सो अंडरस्टैंड फेयरनेस, कि उन्हें सही गलत का पता भी लगने लग जाता है कि क्या सही है, रूल्स में जो लिखा है वो सही है, जो नहीं लिखा है वो गलत है। ओके, सो स्टूडेंट, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा वो सारा हिंदी में। मध्य से देर बाल्यावस्था जो 6 से 12 साल तक के वर्ष में आती है। सो विकास क्षेत्र, ये सारे जो आपके सिलेबस में भी है उसकी मुख्य विशेषताएं आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ओके, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना फिर भी, और हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ लेना ध्यान से। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज एडोलेसेंट स्टेज, 12 से 18 साल तक। इसमें क्या होता है, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा। सो प्यूबर्टी आने लग जाती है, मतलब हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाती है। आवाज़, जो आप लड़कों को देखते हो एडम्स एप्पल उनका ग्रो हो जाता है, उनकी आवाज़ पहले बहुत पतली होती है फिर वो मोटी होने लग जाती है। लड़कियों में भी बहुत सारे फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ग्रोथ स्पर्ट्स होती है, और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, हम ये पढ़ चुके हैं वैसे तो, बट यहाँ पर इसलिए पढ़े क्योंकि अलग से दिया हुआ ये। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हम यहाँ पर आ जाते हैं पियाजे पे, जो कि आपकी लास्ट स्टेज मानी जाती है, फोर्थ स्टेज मानी जाती है अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे। सो इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, बच्चे हाइपोथेटिकल रीजनिंग करने लग जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप, कि बच्चे क्वेश्चन आंसर पूछने लग जाते हैं, बच्चे क्रिटिक करने लगते हैं चीज़ों को, और क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो जाती है। इट मीन्स कि वो चीज़ों को ऐसे ही नहीं मानते, वो चीज़ों को पूछते हैं और फिर उसके बाद उनके बारे में क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं, वो सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन द सेंस कि वो अब उनको कॉन्क्रीट चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अब वो अपने दिमाग से ही सुन करके, दिमाग से ही समझ करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसमें मास्टरी ले लेते हैं, एक तरह से उसमें अव्वल हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि उनको ग्रामर के रूल्स के बारे में पता चल जाता है। ओके, परसुएसिव कम्युनिकेशन होती है कि अब वो बातचीत करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने बातचीत से, अपने बिलीफ से, अपने वैल्यूज से। वोकैबुलरी उनकी बढ़ जाती है और सेल्फ एक्सप्रेशन इंप्रूव हो जाता है, कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं एडोलेसेंट एज में। ओके, और अगर हम बात करें सोशियो इमोशनल की, तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, दैट इज ऑफ एरिक्सन। तो जो एरिक एरिक्सन का जो फिफ्थ स्टेज है वो इसमें डेवलप हो जाती है। इट मीन्स कि अगर बच्चे अच्छे से फ्रेंड्स बना पाएंगे, अच्छे से अपने को दर्शा पाएंगे, तो इट मीन्स कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उन्हें क्या करना है आगे जाके। बट अगर वो नहीं कर पाए तो उनको क्राइसिस फेस करने को मिलेगा, दैट इज रोल कंफ्यूजन। उनको ये लगेगा कि उन्हें करना क्या था, क्या कर रहे हैं, तो ऐसे क्राइसिस हो जाते हैं। सो सीक्स ऑटोनॉमी, कि अब बच्चे क्या चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते हैं, स्वायत्ता चाहते हैं। इट मीन्स कि किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहते। फॉर्म्स डीप फ्रेंडशिप्स एंड रोमांटिक टाइज, तो मतलब वो डीप फ्रेंडशिप फॉर्म करते हैं। इट मीन्स कि अब जो उनके, जैसे आप बोलते हैं ना हमारे बेस्ट फ्रेंड है, तो वो इधर से ही ज़्यादा डेवलप होती है, और रोमांटिक टाइज भी बनती है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन भी होने लगता है। ओके, सो एस्थेटिक डेवलपमेंट की बात करें, स्ट्रॉन्गर पर्सनल टेस्ट इन म्यूजिक, तो इट मीन्स कि अब बच्चे बहुत अच्छे से म्यूजिक की पहचान करने लगते हैं, फैशन की पहचान करने लगते हैं, लिटरेचर की, सम परस्यू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन सीरियसली। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो आर्ट में ही अपना पैशन को ढूंढ लेते हैं, ना। आर्ट में अब ड्राइंग का मतलब ही नहीं है, आर्ट में म्यूजिक का, फैशन का, लिटरेचर का, ये सारी चीज़ें भी आती है। ओके, सो मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो मे बिगिन पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कॉलबर्ग की थर्ड स्टेज है, वो बच्चों में डेवलप होने लग जाती है, मतलब सब में नहीं होती है, कुछ में हो जाती है। डेवलप ऑन मोरल प्रिंसिपल्स, की खुद अपने मोरल प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं बच्चे स्टेज में आकर के। वो ये नहीं मानते कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो हमारी चीज़ों में लिखा है वो सही है हमेशा। वो मतलब अपने रूल्स को फॉलो करते हैं कि जो उनके लिए सही है। जो आप रिवोल्यूशनरीज का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, रिवोल्यूशनरी का, तो वो यही अप्रोच को, मतलब वो इसी स्टेज में आते हैं, वो हर कोई नहीं आ सकता। क्वेश्चन सोसाइटल रूल्स की, जो सोसाइटी में जो रूल्स बने हुए हैं, दैट इज आपने देखा होगा वेल सिस्टम जैसे हटा है ना, और दैट इज चाइल्ड मैरिज, या फिर आप बोल सकते हो चाइल्ड लेबर जो हटा है ये सिस्टम। सो बेसिकली इन लोगों की सोच की वजह से हटा है, जो प्री पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आ चुके थे, जो ये मानने लगे थे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए वो सब सही हैं, गलत भी हो सकते हैं। ओके, सो ये
सो स्टूडेंट ये हिंदी में है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, शारीरिक विकास कैसे होगा, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, सौंदर्य बोध विकास और नैतिक विकास। ओके, फिर हम आ जाते हैं बी पार्ट, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स, की चाइल्ड डेवलपमेंट एक बच्चे का जो विकास है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक प्रोसेस है। इट मीन्स की उसमें जटिलता है, उसमें कभी तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, कभी तो बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, कभी स्लो होती है, और डायनामिक होता है। इट मीन्स की होती ही रहती है, चेंजमेंट होते ही रहते हैं। इन्फ्लुएंस बाय सेवरल इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो बच्चे की डेवलपमेंट में आपका जो बायोलॉजिकल नेचर है, मतलब जो हेरिडिटी है, वो भी इन्फ्लुएंस करती है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बच्चे के डेवलपमेंट में। तो दोनों ही रोल प्ले करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड डेवलपमेंट में किसका ज़्यादा रोल है, तो दोनों ही एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो बायोलॉजिकल और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से, दोनों से होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोलॉजिकल ही बच्चे डिपेंड होते हैं। इट मीन्स कि जिसके पापा क्रिकेटर है वो उसके बच्चे क्रिकेटर ही बनेंगे, जिसके पापा आईएएस है उसके बच्चे जो है आईएएस ही बनेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। सो दीज फैक्टर शेप्स अ चाइल्ड फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं या फिर शेप आकार देते हैं, कॉग्निटिव को, इमोशनल को, सोशल को, मोरल को और एस्थेटिक डेवलपमेंट को। ओके, सो ये हिंदी में स्टूडेंट विकास को प्रभावित करने वाला कारक। तो बाल विकास एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है जो अनेक आंतरिक, जैविक और बाह्य दैट इज पर्यावरण कारकों से प्रभावित होती है। फिर हम आ जाते हैं जेनेटिक दैट इज हेरिडिटी फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर दैट इज हेरिडिटी, मतलब किस फैमिली में आप बिलोंग हुए हो, क्या ट्रेड्स हैं आपके अंदर। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स, मतलब इनहेरिटेड जो आपके अंदर आप बोल सकते हो कि जो ट्रेड्स होते हैं या फिर गुण। ओके, तो जो आपको माता पिता से मिलते हैं आपके, ओके, फैमिली से मिलते हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, स्किन कलर हो गया, या फिर प्री डिस्पोजिशन टू डिजीज कम फ्रॉम बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी वजह से ही आपने सुना होगा कि एक डिजीज है वो ट्रांसफर हो जाती है बच्चों में। ओके, तो ऐसी डिजीज भी आपके पेरेंट्स की वजह से आती हैं। आपका स्किन कलर, आपकी दैट इज इंटेलिजेंस लेवल, हाइट, वेट, ये सब आपको अपने पेरेंट्स से ही मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो स्टूडेंट इसमें आपका स्वभाव कैसा होगा वो भी इंक्लूड होता है, और आपके नेचुरल टैलेंट के बारे में भी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप में भी वो एबिलिटीज़ हो। आपकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है या फिर आपकी मम्मी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, तो ये भी हो सकता है कि आप भी उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाओ। ओके, सो आपका स्वभाव और आपके टैलेंट्स भी डिपेंड करता है आपकी हेरिडिटी पे। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड में इनहेरिट हाई आईक्यू फ्रॉम पेरेंट्स, की उसके पेरेंट्स से उसे बहुत अच्छा आईक्यू मिला है उसके पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उनकी दिमागी शक्ति बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते थे, तो इस वजह से बच्चों को भी वही आईक्यू मिला है। ओके, सो अनुवांशिक वंशानुगत कारक क्या है। तो ऊंचाई, वजन, बुद्धि, त्वचा का रंग और बीमारियों के प्रति प्रवृत्ति जैसे वंशानुगत गुण जैविक माता पिता से आते हैं। इसमें स्वभाव और प्राकृतिक प्रतिभा भी शामिल होंगे। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द प्री नेटल फैक्टर। तो प्री नेटल फैक्टर क्या होते हैं, जो बिफोर बर्थ होते हैं, वो भी आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट आपके यूनिट में कि डेवलपमेंट आपकी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है। तो बेसिकली डेवलपमेंट आपकी वूम से टूम तक होती है, मतलब जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। तो जब आप पेट में होते हो, जब बच्चे पेट में होते हैं माँ के, तो तब भी क्या होता है, तब भी उनमें कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है। ओके, तो मदर की हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, खान पीन उनका कैसा है, स्ट्रेस ले रही हैं या फिर ड्रग्स का यूज़ करें, अल्कोहल का यूज़ करें, इन्फेक्शंस हैं, या फिर एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि उन्होंने ऐसी कोई मेडिकेशंस ले ली है जो बिल्कुल खतरनाक रही है आपके लिए, मतलब जो बच्चा पेट में है उनके लिए। सो उससे जो फीटल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ये सारे कारक जो हैं आपको पॉजिटिवली भी, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन कैन लीड टू लो बर्थ वेट एंड डेवलपमेंटल डिलेज। तो अगर आपको मैटरनल न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिला है, मतलब आपकी मम्मी को अच्छा खान पान नहीं मिला है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिला है, तो उससे बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, मतलब उनका वेट बहुत कम मिलेगा
और जो डेवलपमेंटल डिलेज, जैसे कि जो आपने पियाजे के थ्योरी में पढ़ी है या फिर आप पढ़ोगे, तो जो उन्होंने डेवलपमेंटल बोल रखे कि इस एज में, जो अभी हमने पढ़ी थी कि इस एज में, जिस एज में क्या डेवलपमेंट हो जानी चाहिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है, मतलब उसमें वो और भी टाइम लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे बोलना बहुत लेट सीखते हैं। सो बेसिकली वो प्री नेटल उनके फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये आप ये देखने को मिलता है। ओके, सो ये हिंदी में है जन्म पूर्व कारक, जन्म से पहले वाले। ओके, सो आफ्टर दैट इज फैमिली एंड पेरेंटिंग स्टाइल। अब उनकी फैमिली कैसी है और पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, मतलब वो कैसे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, मतलब क्या वो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं या फिर उन्होंने बिल्कुल खुला छोड़ दिया है बच्चों को, तो वो भी आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। तो जैसे इमोशनल एनवायरनमेंट, पेरेंटिंग बिहेवियर दैट इज ऑथोरिटेटिव, परमिसिव या नेग्लेक्टफुल, कि या तो वो बहुत ज़्यादा आप पे अपना हुक्म जमाते जमाते हैं, या फिर आपको थोड़ा बहुत खुली छूट दे देते हैं, या फिर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं आपके ऊपर, जो करना है वो करो। तो उस चीज़ से भी आपकी जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट करती है। लेवल ऑफ केयर, अटेंशन एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द फैमिली प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट, की कितनी आपको सपोर्ट मिल रही है फैमिली से, कितना आपको अटेंशन दिया जा रहा है, केयर कितनी मिल रही है, वो सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं बच्चे की डेवलपमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, सपोर्टिव पेरेंट्स, पेरेंटिंग बिल्ड अ चाइल्ड कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, कि बच्चे को अगर सपोर्टिंग पेरेंट्स मिलेंगे कि वो बच्चों की बातों को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उन स्कूल्स में क्या हुआ उन सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे बच्चों से, तो इट मीन्स कि वो उनकी जो पेरेंटिंग दैट इज उनकी जो बच्चों की दैट इज कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा और इंडिपेंडेंस भी आएगी। इट मीन्स कि बच्चे अब खुद करके सीखेंगे बहुत सारी चीज़ों को, वो हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ओके, सो परिवार और पालन पोषण शैली जो हमने पढ़ लिया, आप एक बार हिंदी में पढ़ लेना जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं। फिर आ जाते हैं हम एजुकेशनल एनवायरनमेंट पे। तो एजुकेशनल एनवायरनमेंट जैसे आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ स्कूल, कि आपके स्कूल में कैसे टीचर्स हैं, पीयर इंटरेक्शन कैसा है, मतलब आपके दोस्त कैसे हैं। ओके, करिकुलम जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड है, और टीचिंग मेथड्स क्या यूज़ हो रहे हैं आपकी क्लास में, तो वो भी बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल है, जो बौद्धिक विकास है और जो सोशल ग्रोथ है उसको अफेक्ट करता है। अगर बच्चों को टीचर बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर मिल गए हैं तो बच्चे बिल्कुल डरे डरे से, सहमे सहमे से रहेंगे जीवन पर्यंत। तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, देखनी चाहिए हर टीचर को, हर पेरेंट्स को टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इंटरैक्टिव लर्निंग मैथड्स कैन एनहेंस क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि बच्चों को अगर इंटरैक्टिव लर्निंग मेथड से पढ़ाया जाए स्कूल्स में, मतलब उनको एआई के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो उनको वीडियोस और ऑडियोज दिखा करके, फील्ड ट्रिप ले जा करके ऐसे सिखाया जाए, तो बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, अपनी जो जो भी उनकी दैट इज एबिलिटीज़ हैं वो इंप्रूव होंगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उनके अंदर आएंगे। ओके, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, दैट इज SES की, तो फैमिलीज इनकम, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स अफेक्ट न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। तो आपकी फैमिली की इनकम क्या है ना, या फिर एजुकेशनल लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एक्सेस टू रिसोर्सेज कितना है, मतलब आपको न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पा रहा है, हेल्थ केयर मिल पा रही है आपको फैसिलिटीज़, और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही है, तो ये सब भी बच्चों के डेवलपमेंट में, विकास में अफेक्ट करेंगी। क्योंकि अगर आप एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाए, है ना। तो आपको हर चीज़ की, हर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट डिले देखने को मिलता है। सो चाइल्ड फ्रॉम लोअर इनकम फैमिलीज में स्ट्रगल विद एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, की जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको बहुत मुश्किल से एक अच्छी एजुकेशन मिल पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का तो आप हाल आपने ही देखा ही है। ओके, तो उन्हें एजुकेशन बहुत मुश्किल से, बहुत अच्छी एजुकेशन शिक्षा मिल पाती है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक में शैक्षिक वातावरण और सामाजिक आर्थिक स्थिति भी आपको अफेक्ट करती है। ओके, फिर है कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। सो आपकी जो कल्चर है, दैट इज संस्कृति है आपकी, आपके वैल्यूज को, मूल्य को, आपके बिलीफ को जो आप मानते हो, और लैंग्वेज, ट्रेडिशन और सोशल एक्सपेक्टेशंस को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंसिंग मोरल एंड आइडेंटिटी डेवलपमेंट। जैसे आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको पता होता है कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, कौन से क्लास से, क्या कलर है आपका, कैसी लैंग्वेज है आपकी, क्या वैल्यूज़ हैं आपकी, क्या ट्रेडिशंस हैं आपके। सो बेसिकली वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है आपकी डेवलपमेंट पे। जैसे कि इन सम कल्चर, जेंडर रोल लिमिट एजुकेशनल एक्सेस फॉर गर्ल्स, की कुछ कल्चर में ऐसा होता है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, जिसकी वजह से लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, जेंडर रोल एक तरह से लिमिट कर देता है
उन पर सीमा बांध देता है कि आपको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, आपको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। ओके, सो द सेवंथ वन इज अ फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। सो फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है कि कहाँ आप रहते हो, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, हाई सोसाइटी में, पुअर सोसाइटी में। सो क्लाइमेट कैसा है, हाउसिंग फैसिलिटीज कैसे, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, पार्क, पोल्यूशन एंड एक्सपोजर टू नेचुरल डिजास्टर कैन इन्फ्लुएंस बोथ हेल्थ एंड एक्टिविटी लेवल्स। कि आपके अगर कंट्री में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, ओके, या फिर पॉल्यूशन की वजह से, पार्क की वजह से, क्लीन वाटर है या नहीं, हाउसिंग की वजह से, ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं आपकी हेल्थ को और आपकी एक्टिविटी लेवल को। जैसे अर्बन पॉल्यूशन में लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अफेक्टिंग फिजिकल ग्रोथ। कि अर्बन प्रॉब्लम से क्या हो सकता है, अर्बन पॉल्यूशन से क्या हो सकता है कि जो ये इतना, जैसे दिल्ली में देखोगे आप AQI कितना है, सो अगर वो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो बच्चों को रेस्पिरेटरी डिजीज होंगी, जिसकी वजह से उनको फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी, मतलब उनको लंग में दिक्कत हो सकती है, उनके लंग में। तो एक तरह से आप क्रोनिक डिजीज भी वो बन सकती है आने वाले टाइम में, अगर उन सब चीज़ों को सही नहीं किया जाएगा तो। ओके, तो सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी होता है, भौतिक एवं भौगोलिक वातावरण भी होता है। ओके, एक तरह से फैक्टर। फिर आ जाते हैं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करते हैं आपके डेवलपमेंट को। यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइस, कि आप जो डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हो, जैसे सोशल मीडिया पे आप रहते हो, वीडियो गेम्स, टेलीविज़न, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, आपके अटेंशन स्पैन को इन्फ्लुएंस करती हैं, आपके लर्निंग स्टाइल को, आपकी इमोशनल वेलबींग को। ओके, कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में आप सोशल मीडिया में किन चीज़ों से कनेक्टेड हो, क्या क्या आपके फॉलोवर्स हैं, किस किस चीज़ों को आप देखते हो, वो सारी चीज़ें आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। जैसे कि एजुकेशनल ऐप्स कैन एड लर्निंग। तो जो आप, अगर आपके पास एजुकेशन ऐप बहुत सारे आपके फ़ोन में और आप उन सब चीज़ों को देखते हो, पढ़ते हो, तो उससे आपकी लर्निंग इंप्रूव हो सकती है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपके एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होगा तो उससे आपका जो फोकस है वो कम होने लगेगा टाइम टू टाइम, है ना। तो आप ये सोशल मीडियाज और ये जो फेक न्यूज़ है, इन पे ज़्यादा आप अपना टाइम बर्बाद करोगे। ओके, फिर आ जाते हैं पीयर ग्रुप पे, दैट इज फ्रेंड सर्कल। तो फ्रेंड सर्कल की बात करें तो फ्रेंड एंड क्लासमेट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जो आपके फ्रेंड होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बिहेवियर को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, वैल्यूज़ को, सेल्फ आइडेंटिटी को, स्पेशली इन लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ओके, तो ये आपने देखा था, आपके जो पीयर ग्रुप हैं वो सबसे ज़्यादा कब बनते हैं, आपके लेटर चाइल्डहुड में। देखो 12 से लेके 18 साल तक की उम्र में सबसे ज़्यादा क्रिएट होते हैं, आप उनकी बातें ज़्यादा मानने लगते हो। तो कैसे आपके क्लासमेट्स हैं, क्या आपका एक तरह से ग्रुप है, पीयर ग्रुप कैसा है आपका, क्या आपके ग्रुप में सारे ही ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते ही लिखते ही नहीं है, तो वो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उस तरह की एक तरह से कहावत बन जाती है यहाँ पर। तो आपके फ्रेंड आपकी आइडेंटिटी को दर्शाते हैं, तो उससे आपकी डेवलपमेंट भी अफेक्ट करती है। ओके, सो जैसे पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस एनकरेज कोऑपरेशन एंड लीडरशिप स्किल्स, कि अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो एक तरह से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों के लिए, है ना, और भी ज़्यादा आपको मोटिवेट करते हैं अच्छी चीज़ें करने के लिए, क्लास में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इट मीन्स कि आपके अंदर कोऑपरेशन स्किल्स बढ़ेंगी, कि आप कोऑपरेट करोगे, आप लीडरशिप का अच्छा रोल निभा पाओगे, आप नेतृत्व कर पाओगे किसी भी ग्रुप को। और अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे मिल गए कि जो पढ़ने में ध्यान ही नहीं देते हैं, तो एक अच्छा बच्चा भी ऐसा ही बन सकता है अगर आपके फ्रेंड जैसे। ओके, सो आफ्टर दैट इज ये हिंदी में है, मीडिया और प्रौद्योगिकी, और आपके दैट इज सहकर्मी समूह, मित्र मंडल जिसे बोलेंगे। सो 10th एंड द लास्ट वन इज द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट करती है, क्रोनिक इलनेस मतलब जो बहुत समय से चली आ रही है, जो बहुत टाइम से चली आ रही है, ऐसी इलनेस, ऐसी कोई बीमारी, डिसेबिलिटी आपकी, माल न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ कंडीशन कैन डिले और लिमिट डेवलपमेंट इन वेरियस डोमेन। कि अगर आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उससे डिले आ सकता है, कि देरी हो सकती है आपके डेवलपमेंट में, या फिर एक तरह से सीमा बन जाती है कि आप कोई काम नहीं कर पाओगे, है ना, जिससे भी रिलेटेड आपको डिजीज है, जिससे भी रिलेटेड आपको डिसेबिलिटी है। जैसे कि एक एग्जांपल है, अ चाइल्ड विद ADHD में स्ट्रगल विद कंसंट्रेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। कि जो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रसित है जो बच्चा, मतलब जो इम्पल्सिव बिहेवियर ज़्यादा करता है, या फिर आप बोल सकते हो जो एक जगह पे बैठ ही नहीं पाता है ध्यान से टिक करके, सुनता भी नहीं है बातों को, और क्लास में बहुत ज़्यादा शरारत करता है, ऐसा उसका बिहेवियर है, तो उसकी कंसंट्रेशन से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी लो होगी। ओके, सो ये, सो स्टूडेंट, ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है। तो दीर्घकालिक बीमारियां, विकलांगता, कुपोषण या मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां विभिन्न क्षेत्रों में विकास में देरी या उसे सीमित कर सकती हैं। ठीक है,
सो द सी टॉपिक इज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें हम CWSN की स्टूडेंट की बात करेंगे, उनके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में और टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में देखेंगे फॉर आइडेंटिफाइंग लर्नर विद डिफरेंट एबिलिटीज, या फिर आप बोल सकते हो डिसेबल्ड बच्चों की जो भी मतलब जो भी वो कर सकते हैं अलग तरह से, उनकी टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, क्या यूज कर सकते हो आप उनके लिए। ओके, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? इट मीन्स कि आपके पास कोई डिस्टिंक्ट ट्रेट है, इट मीन्स कि आपके पास कोई अनोखा ही गुण है, उसको आप इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं कि आप कोई काम को बहुत अलग तरीके से करते हो, है ना। एबिलिटीज अलग है, लर्निंग स्टाइल्स अलग है आपकी, या डेवलपमेंटल रेट्स अलग है। तो किसी भी तरह से आप में कोई भी तरह का अलग अलगाव, या फिर आप अलगाव नहीं बोलेंगे सॉरी, किसी भी तरह से आप अलग हो, जैसे आपने सुना होगा जो ट्विंस होते हैं वो भी डिफरेंस होते हैं, बेशक उनकी शक्ल, उनका जो फेस है, उनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर वो सेम है, बट जरूरी नहीं कि उनकी मेंटल या फिर फिजिकल ग्रोथ या कोई भी तरह से वो सेम मिले। ओके, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं, हर एक इंसान में उनके कोई डिस्टिंक्ट ट्रेट होते हैं, एबिलिटीज अलग होती है, लर्निंग स्टाइल्स अलग होते हैं, डेवलपमेंटल रेट्स अलग होते हैं। सो फाउंड अमंग स्टूडेंट एवरी चाइल्ड इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, कि हर इंसान जो है, हर बच्चा जो है इंटेलिजेंस के लेवल में डिफरेंट होगा, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, लर्निंग पेस के, कि किसी को बहुत तेजी से समझ आ जाता है, किसी को एक वीडियो देखते ही समझ आ जाता है, कोई बच्चा बहुत बार वीडियो देखकर भी नहीं समझ पाता है। सोशियो इमोशनल बिहेवियर कैसा है उसका, कि वो रोने ज़्यादा जल्दी लग जाता है, ज़्यादा जल्दी को बुरा मान जाता है। लैंग्वेज स्किल्स, उसकी क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, तो ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है बच्चे को। ओके, सो स्टूडेंट, ये हिंदी में है परिभाषा, व्यक्तिगत अंतर छात्रों में पाए जाने वाले विशिष्ट गुणों, क्षमताओं और सीखने की शैलियों और विकास दरों को संदर्भित करता है। प्रत्येक बच्चा निम्न दृष्टि से अद्वितीय होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस का हम पढ़ेंगे अब, इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन, कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी एजुकेशन में, तो देखते हैं। हेल्प टीचर प्रोवाइड पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, तो अगर बच्चों को, अगर टीचर्स को पता होगा कि बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंस है, बच्चे हर तरह से किसी ना किसी तरह से अलग हैं, तो मतलब वो टीचर्स को हेल्प करेगी कि वो पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन कर सके, मतलब बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट को देखते हुए ऐसा सिस्टम या ऐसे मेथड से पढ़ा सके जिससे बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ सके, जिससे सभी बच्चों की नीड्स को केटर करा जा सके। ओके, सभी बच्चों की नीड्स को लिया जा सके, सो फुलफिल करा जा सके। सो एनकरेज इंक्लूसिव एजुकेशन, तो अगर आपको एजुकेशन में इसके बारे में पता होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन दैट इज समावेशी शिक्षा को एनकरेज कर सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो, सभी बच्चों के नीड्स को देखते हुए आप बच्चों को पढ़ा सकते हो एक ही क्लासरूम में। प्रमोट इक्विटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, तो इक्विटी को प्रमोट करता है, इट मीन्स कि जिनको किसी भी चीज़ की स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है उनको वो भी मिलेगी क्लासरूम में, उसी क्लासरूम में, और डाइवर्सिटी को, दैट इज विविधता को यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलेगी। ओके, विविधता को रिस्पेक्ट मिलेगी, इट मीन्स कि सभी बच्चों के नीड्स को केटर करा जाएगा। अलाउ आइडेंटिफिकेशन फॉर, जस्ट अ मिनट, अलाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड एवरेज एंड स्ट्रगलिंग लर्नर, तो यहाँ पे आपको एक तरह से अलाउ करेंगे, इट मीन्स कि देख पाओगे आप, आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि गिफ्टेड बच्चा कौन है, ऑब्जर्व कर पाओगे एवरेज कौन है, स्ट्रगलिंग लर्नर्स कौन है। तो अगर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होगा कि किस किस बेसिस पे होते हैं, तो आप इन सब चीज़ को कैटेगराइज कर पाओगे एज अ टीचर। ओके, एजुकेशन टर्म में। सो शिक्षा में महत्व क्या है? शिक्षकों को व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करने में सहायता करता है, समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, समानता और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है, और प्रतिभाशाली, औसत और संघर्षशील शिक्षार्थियों को पहचानने की अनुमति देता है। ओके, फिर हम आ जाते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पे, तो CWSN स्टूडेंट्स जो होते हैं, दीज आर स्टूडेंट हु रिक्वायर स्पेशल सपोर्ट, कि जिन्हें पढ़ने के लिए, जिन्हें लर्निंग करने के लिए कोई स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ड्यू टू डेवलपमेंटल, फिजिकल और सेंसरी, कॉग्निटिव, इमोशनल, बिहेवियरल चैलेंजेस, कि उन्हें किसी ना किसी तरह से संघर्ष करना पड़ता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो इस कोई एक्टिविटी को बिना सपोर्ट के नहीं कर पाते हैं, तो वो होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, हिंदी में देखो इसके बारे में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो ये क्या होता है, ये वे बच्चे हैं जिन्हें विकासात्मक, शारीरिक, संवेदी, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक चुनौतियों के कारण विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। ओके, सो द नेक्स्ट इज द कैटेगरीज ऑफ स्पेशल नीड्स, कि क्या क्या कैटेगरीज हैं, किन कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो बच्चों को स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो डिफिकल्ट इन रीडिंग, राइटिंग, मैथ, जैसे डिसलेक्सिया या डिसकैल्कुलिया, तो बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चों को रीडिंग राइटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। रीडिंग राइटिंग में आ रही है तो मतलब वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है, और अगर मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन में, तो वो डिसकैल्कुलिया से ग्रसित है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो बिलो एवरेज IQ होता है इनका,
और इम्पेयर डेली फंक्शनिंग, की वो काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, है ना, और उनका जो आईक्यू होता है वो बिल्कुल ही कम होता है और बच्चों के मुकाबले। ओके, जिसकी वजह से वो स्लो पेस लर्नर भी बनते हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और आ जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, दैट मीन्स की डिफिकल्ट इन कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, रिपीटेटिव बिहेवियर, कि बच्चे अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सोसाइटी में घुल मिल करके नहीं रहते हैं, बिल्कुल अलग से सेपरेट होकर के जो बच्चे रहते हैं, कि जो बातचीत नहीं कर पाते हैं, शाय नेचर होता है, इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, और रिपीटेटिव बिहेवियर होता है कि बिल्कुल जैसे उलझे हुए से रहते हैं, वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आ जाते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है, तो इसे हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी और इनअटेंशन, हम बात भी कर चुके हैं इसके बारे में कि बच्चे एक जगह पे नहीं बैठ पाते हैं, बार बार शरारत करते हैं, टीचर्स को भी परेशान करते हैं और बाकी स्टूडेंट को भी परेशान करते हैं, अटेंशन नहीं कर पाते हैं क्लासरूम में। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब जिनको पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग है, कि वो बच्चे, ऐसे बच्चे जो अच्छे से सीख नहीं पाते, मतलब सुन नहीं पाते हैं, है ना, या फिर बिल्कुल ही नहीं सुन पाते हैं या कम सुन पाते हैं। ओके, तो उनको भी, उनको किसकी जरूरत होती है, उनको या तो आप हियरिंग डिवाइस की जरूरत होगी अगर वो पार्शियल पार्शियल लॉस ऑफ हियरिंग है उनको, और अगर कंप्लीट है तो इट मीन्स कि उन्हें डिफरेंट मेथड से पढ़ाया जाएगा, है ना, साइन लैंग्वेज के थ्रू। सो नेक्स्ट इज अ विजुअल इम्पेयरमेंट, तो जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको या तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है या फिर थोड़ा बहुत ही दिखाई देता है, किसी डिवाइस के जरिए ही दिखाई देगा उन्हें, ओके, वरना नहीं दिखाई देगा। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, तो ट्रबल विद स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज, तो उनको प्रॉब्लम होगी बोलने में, ओके, सुनने समझने में और अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में, जो भी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, जैसे तुतलाना हो गया, बड़बड़ाना हो गया, ओके, तो वो स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर में आ जाएंगे। इमोशनल एंड बिहेवियल डिसऑर्डर कौन हो गए, जैसे एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, अग्रेशन हो गया, विड्रॉल, इट मीन्स की वो ध्यान से एक जगह पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कि वो ध्यान से, मतलब उनको कोई स्ट्रेस, किसी बात की कोई प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में वो बताते नहीं किसी को, तो एक तरह से गुस्सा रहते हैं हर टाइम। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे मोटर इम्पेयरमेंट, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी हो गया उन्हें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, इट मीन्स कि बच्चों का जो कोऑर्डिनेशन है माइंड का और बॉडी का वो नहीं बन पा रहा है, वो व्हील चेयर के बजाय वो चल ही नहीं सकते, मतलब उनका जो पूरा मोटर डेवलपमेंट है वो बिल्कुल खराब है, वो कुछ भी आसानी से नहीं कर पाते, तो उनको एड्स की जरूरत होती है, उनको कोई दैट इज डिवाइस की जरूरत होती है जिसकी वजह से वो कर पाते हैं सही से काम। ओके, सो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन कौन हो गए, जिनका हाई इंटेलेक्चुअल, दैट इज हाई आईक्यू जिनका हो गया, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिनका ज़्यादा है, और जो क्रिएटिव हैं उन बच्चों से, जो एवरेज जो बच्चे कर पाते हैं उनसे ज़्यादा जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब क्रिएटिव हैं, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं चीज़ों को, वो एक तरह से आप बोल सकते हो। कुछ बच्चे आपने सुने होंगे ना कि 8th क्लास में उन्हें बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं, या फिर 5th क्लास से उन्हें कैपिटल के नाम भी याद हैं और पता नहीं क्या क्या याद होता है उन्हें, तो वो क्या होते हैं, वो हाई इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है उनके एज के अकॉर्डिंग। ओके, so the next one is the tools and techniques for identifying learners with different abilities। तो क्या क्या tools और techniques है जिसकी वजह से आप इन बच्चों को identify कर सकते हो, किस वजह से, किस टेक्निक की वजह से। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हेल्प इन प्लानिंग सुटेबल इंटरवेंशन, कि अगर आपने अर्ली आइडेंटिफाई कर दिया प्रॉब्लम्स को, डिसेबिलिटीज को, जिसकी वजह से आपकी जो दैट इज प्लानिंग है, वो एक तरह से आप सुटेबल इंटरवेंशन कर सकते हो, मतलब सॉल्यूशन कर सकते हो टाइम से ही। ओके, सो कुछ टूल्स और टेक्निक्स है, जैसे ऑब्जर्वेशन एक तरह से टेक्निक है जिसमें आप बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हो, क्लास में जो भी बच्चे, जिस भी बच्चों को आप पढ़ाते हो एज अ टीचर या फिर फैमिली मेम्बर जो होते हैं, वो बच्चों को अगर समय से ही ऑब्जर्व कर लेंगे, मतलब वो इनफॉर्मल तरीका तो होता है बट असेंशियल मेथड होता है, इसमें बच्चे जो हैं, जो टीचर हैं, वो बिहेवियर को नोट करते हैं, अटेंशन स्पैन को, पार्टिसिपेशन को, सोशल इंटरेक्शन को, लर्निंग पेस को, जिसकी वजह से वो उनकी जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज है उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं अर्ली स्टेजेस में। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, क्विक टूल्स टू फ्लैग डेवलपमेंटल डिले, तो यहाँ पे एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट में टूल्स को यूज करा जाता है, डिफरेंट टूल्स को, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है कि क्या बच्चों में कोई डेवलपमेंटल डिले तो नहीं है, जैसे डैनवर्ड डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया ये, या ASQ, एजेस एंड स्टेजेस क्वेश्चनियर, जिसमें बच्चों को बच्चे की एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं, है ना, कि उन्हें कितना उनकी एज में पता है, तो जिसकी वजह से उनकी जो डेवलपमेंटल डिलेज हैं उनके बारे में टीचर्स को पता लग जाता है। तो ये हिंदी में स्टूडेंट अवलोकन और स्क्रीनिंग टेस्ट करके आप हेल्प कर सकते हो। फिर आ जाता है स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो ये क्या होता है, कंडक्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट टू असेस इंटेलिजेंस, तो ये साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इंटेलिजेंस मापने के लिए, लर्निंग एबिलिटीज मापने के लिए, बिहेवियरल कंसर्न मापने के लिए।
ओके, कि वो कितने, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में। जैसे एग्जांपल की बात करें तो बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, दैट इज WISC, ओके, या फिर स्टैंडफोर्ड बिने IQ टेस्ट, जिसकी वजह से आप बच्चों की IQ को माप सकते हैं उनकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को लेकर के। ओके, फिर है एजुकेशनल असेसमेंट। तो ये क्या होता है? टेस्ट इन रीडिंग, राइटिंग, मैथ एक्सेट्रा टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग इश्यूज। तो यहाँ पे आप टेस्ट करते हो बच्चों की रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स की फ्रीक्वेंसी को, कि बच्चों को किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि उनकी कोई भी स्पेसिफिक लर्निंग इश्यूज को आपको जानना हो। ओके, सो ये हिंदी में स्टूडेंट इसके बारे में। मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हो, जो किसी मैन ने या फिर किसी भी पर्सन ने बनाया है, जैसे स्टैंड फॉर बिने IQ टेस्ट। और शैक्षिक मूल्यांकन का आप यूज कर सकते हो। ओके, चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल्स की चेकलिस्ट क्या हो गई, जहाँ पे आप बच्चों को कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ क्वेश्चन दे दोगे, जिसमें आप बच्चों के बिहेवियर को रिकॉर्ड कर सकते हो, सिम्टम्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे ADHD के रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो आप लिख लोगे, और बच्चों में अगर वो दिख रहे हैं तो आप राइट कर दोगे, नहीं दिख रहे हैं तो रॉन्ग कर दोगे। या फिर आप रेटिंग स्केल का यूज कर लोगे कि कितने लेवल तक हैं वो, जैसे कि अगर किसी बच्चे में इम्पल्सिविटी दिख रही है, तो वो 1 से 10 तक आप उसको रेट कर दोगे रेटिंग स्केल में। ओके, जैसे चेकलिस्ट यूज कर, या फिर ऑटिज्म रेटिंग स्केल का आपने यूज कर लिया ADHD के लिए। ओके, सो पोर्टफोलियोज क्या होते हैं? दीज आर द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर टाइम टू इवेलुएट प्रोग्रेस एंड एरिया नीडिंग सपोर्ट। तो बेसिकली पोर्टफोलियोज क्या होते हैं? जहाँ पे बच्चों के जो भी उन्होंने काम करे हैं अपनी क्लास में, है ना, जो भी उन्होंने अभी तक अपने काम किया, या फिर पर्सनल हो, एकेडमिक हो, वो सारे उनमें रिकॉर्डेड होते हैं। उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सब टीचर्स उनको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, ताकि उनकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर सके टाइम टू टाइम, और जहाँ पे भी सपोर्ट की जरूरत है वहाँ पे बच्चों को सपोर्ट मिल सके। ओके, सो चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल और पोर्टफोलियो। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द इंटरव्यूज एंड कास्ट हिस्ट्री। तो इंटरव्यूज एंड केस हिस्ट्री, सॉरी। सो टॉकिंग टू पेरेंट्स, केयर गिवर्स एंड द चिल्ड्रन हेल्प अंडरस्टैंड बैकग्राउंड एंड इश्यूज अफेक्टिंग लर्नर। कि अगर बच्चों के, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि बच्चों को एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, बट वो स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, तो इट मीन्स कि आप उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, उनकी केस हिस्ट्री जान सकते हो, मतलब उनके ऊपर आप एक डीप स्टडी कर सकते हो, जिसकी वजह से आप बच्चों की जो भी डेवलपमेंटल डिलेज है, या फिर डिसेबिलिटीज़ है, या फिर लर्निंग एबिलिटीज़ उनकी अलग है, तो उनको पहचान सकते हो। सो मेडिकल एंड क्लिनिकल इवेल्युएशन कर सकते हो। इट मीन्स कि आप डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हो, न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हो, ताकि आप बच्चों के ब्रेन का कितना विकास हो रहा है उसको आप मेजर कर सकते हो। बच्चों में कोई और दैट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो नहीं है, उन सब चीज़ों को आप देख सकते हो, जैसे फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल, सेंसरी और साइकाइट्रिक कंसर्न आप ले सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज ये हिंदी में है, साक्षात्कार और केस इतिहास कर सकते हो, चिकित्सा और नैदानिक मूल्यांकन आप कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं डी पार्ट में, दैट इज टीचर्स रोल एंड स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द नीड ऑफ लर्नर विद डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज। तो ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। स्टार्ट करते हैं। तो टीचर का क्या रोल है, वो कैसे बच्चों की जो लर्निंग नीड्स है उसको एड्रेस कर सकती है, उसको देखभाल करके उनको सही कर सकती है। सो बेसिकली रोल ऑफ द टीचर क्या है? आइडेंटिफाई लर्नर नीड, तो ऑब्जर्व बिहेवियरल, एकेडमिक एंड इमोशनल पैटर्न, की टीचर क्या कर सकती है? बच्चों की जो भी बिहेवियरल, जो क्लास में वो कर रहे हैं एक्टिविटीज, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है उनकी, और इमोशनल पैटर्न कैसा है, कि वो रोने ज़्यादा लग जाते हैं, शाय नेचर के हैं, या फिर बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हैं सिचुएशन को, तो उनको टीचर ऑब्जर्व कर सकती है। यूज स्क्रीनिंग टूल्स एंड असेसमेंट, या फिर बच्चों का असेसमेंट ले सकती है, मतलब टाइम टू टाइम उनसे क्विज ले करके, या चेकलिस्ट का यूज कर सकते हैं, रेटिंग स्केल का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की डेवलपमेंट डिसऑर्डर या फिर डिलेज को देख सकते हैं। कोलैबोरेट विद स्पेशल एजुकेटर्स, काउंसलर्स एंड पेरेंट्स, कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो एज अ टीचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स से, जिन्होंने उस चीज़ में एक तरह से आप बोल सकते हो हासिल कर रखा है वो एरिया। जैसे कि आप किसी काउंसलर को बुला सकते हो, या पेरेंट्स की आप हेल्प ले सकते हो। ओके, बच्चों के नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर है क्रिएट एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, फोस्टर क्लासरूम कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट एंड एनकरेजमेंट। तो आप क्लासरूम कल्चर को फोस्टर कर सकते हो, मतलब सभी बच्चों को आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे सभी बच्चों के नीड्स को बहुत अच्छे से देखा जाएगा, उनके
कल्चर्स के बारे में आप एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करो। इट मीन्स कि आप डिफरेंट कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, उनको इन्वॉल्व करके चल रहे हो, उनको पार्टिसिपेट करके चल रहे हो, रिस्पेक्ट दो और एनकरेज करो। ओके, मेक लर्नर फील सेफ एंड वैल्यूड रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी लेवल, कि उनकी एबिलिटी लेवल के अकॉर्डिंग, अगर उनमें एबिलिटी नहीं, अगर वो ढंग से नहीं पढ़े तो भी आप उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको एक सेफ या फील दैट इज सेफ एनवायरनमेंट दो जिससे वो अच्छा फील कर सके, जिससे वो अपने, अगर वो आज नहीं पढ़ रहे तो आगे वो पढ़ना स्टार्ट कर दें या फिर आगे अपनी एक्टिविटीज में दैट इज सुधार कर सके। ओके, सो ये हिंदी में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो शिक्षार्थी की आवश्यकताओं की पहचान करें और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाए क्लासरूम में। फिर आ जाता है अडेप्ट टीचिंग मेथड्स, जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको अडेप्ट करें, मतलब बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग। यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ऐसे इंस्ट्रक्शन यूज करो आप जो बच्चों के नीड्स और इंटरेस्ट एरियाज को देखते हुए, मतलब सभी बच्चे उसमें इंक्लूड करे जा सके, ऐसे आप टीचिंग मेथड्स को यूज कर सकते हो टू सूट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, जैसे विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, काइनेस्थेटिक हो गया, कि जिसमें आप डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को देख सको कि किस स्टाइल से बच्चे पढ़ सकते हो, और आप उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना इंस्ट्रक्शन का तरीका या मेथड बना सकते हो। सो मॉडिफाई पेस कंटेंट एंड असेसमेंट फॉर एज पर स्टूडेंट एबिलिटी, तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि आप या तो बहुत तेज पढ़ा रहे हो और बच्चे बहुत स्लो लर्नर्स हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उनको उनके पेस के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हो, कंटेंट में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे आप पूरी यूनिट को एक एक दिन में क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, बट आप एक एक करके पढ़ा सकते हो, है ना। और असेसमेंट कैसे लेना है वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ओके, कोलैबोरेशन विद स्पेशलिस्ट, कि आप स्पेशलिस्ट से कोलैबोरेशन करो, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट से, स्पेशल एजुकेटर से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, ताकि स्पेसिफिक इंटरवेंशंस लिए जा सके अर्ली स्टेजेस में, कि जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपको लग रहा है कि बच्चों को हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो इन सब लोगों को बुला करके अपने स्कूल में। मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, तो आप एक ओपन कम्युनिकेशन रख सकते हो, मतलब जैसे पीटीएम हो गया, तो आप ऐसे ऑर्गेनाइज करा सकते हो। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो रेगुलरली शेप प्रोग्रेस एंड दैट इज चैलेंजेस, तो जो भी प्रोग्रेस बच्चे में दिखने को मिल रही है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी संघर्ष बच्चे कर रहे हैं क्लासरूम में, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आप शेयर करते रहो टाइम टू टाइम पेरेंट्स से, और एनकरेज पेरेंटल सपोर्ट एट होम, कि जो भी पेरेंटल सपोर्ट हो सकती है पेरेंट्स से, मतलब वो बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं जिस तरह से भी, उसमें आप पेरेंट्स को एनकरेज करो कि आप उनको कमी ना मान के आप उनको सही कर सकते हो। ओके, सो ये हिंदी में शिक्षण विधियों को अनुकूलित करें एंड विशेषज्ञों के साथ सहयोग करें, आफ्टर माता पिता के साथ खुला संवाद बनाए रखें। फिर हम आ जाते हैं टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर डाइवर्स लर्नर्स, कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं डाइवर्स लर्नर्स के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हो। इट मीन्स की वैरी कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट रेडीनेस एंड इंटरेस्ट, कि स्टूडेंट कितने रेडी है, स्टूडेंट के क्या नीड है, स्टूडेंट के क्या इंटरेस्ट एरियाज है, उसको देखते हुए आप कंटेंट की तैयारी करो, प्रोसेस की तैयारी करो, मतलब किस तरह से आप पढ़ाओगे, किस मदद से पढ़ाओगे, क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलोगे, तो वो आप बच्चों के लर्निंग एनवायरनमेंट को देख करके चूज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल यूज विजुअल फॉर विजुअल लर्नर्स, कि आप इमेजेस भी यूज करो अपनी स्लाइड्स में जो विजुअल लर्नर्स देख सके, जिनको विजुअली ज़्यादा समझ आता है। डिस्कशंस फॉर ऑडिटरी लर्नर, कि जिनको बोलने से ज़्यादा समझ आता है ओरली रूप से, तो आप उनके लिए क्लासरूम में डिस्कशन कर सकते हो। हैंड ऑन टास्क दे सकते हो काइनेस्थेटिक लर्नर्स को, मतलब उनको लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, मतलब उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हो। जो काइनेस्थेटिक लर्नर है, जो घूम फिर के चीज़ों को समझते हैं, फिर खुद प्रैक्टिकल वे में करके समझते हो। ओके, सो विभेदित अनुदेशन बोलते हैं इसे हिंदी में, तो ये समझ में आ ही गया होगा, जिसमें छात्रों की तत्परता और रुचि के आधार पर विषय वस्तु, प्रक्रिया, उत्पाद और शिक्षण वातावरण में बदलाव करें। ओके, फिर आ जाता है यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच, कि आप मल्टी सेंसरी अप्रोचेस का यूज करो, मतलब जिसमें डिफरेंट सेंसर्स बच्चों के इंक्लूड हो सके, ऐसी अप्रोच का यूज करो आप, जैसे कंबाइन साइट, साउंड, टच एंड मूवमेंट। ये पहले जैसा ही हो गया डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जैसा, कि जिसमें आप बच्चों के हर अदर सेंसर्स को आप यूज कर सको, जैसे उनको दिखने में भी, मतलब उनको दिखे भी चीज़ें, साउंड में भी, टच में भी और मूवमेंट में भी। बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज लाइक डिसलेक्सिया, तो आप क्या करो, ये बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज फेस करने को मिली, जैसे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिक जो बच्चे हैं जो डिसलेक्सिया से प्रभावित है, जिनको राइटिंग्स, मतलब जिनको लिखने में प्रॉब्लम आती है, जैसे वो डब्ल्यू को एम लिख देते हैं, है ना, और आप बोल सकते हो बी को वो डी लिख देते हैं, सी को वो उल्टा बना देते हैं। सो बेसिकली उनको, उनके लिए आप ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, है ना। सो ट्रेसिंग लेटर्स वाइल सेइंग देयर साउंड एंड अलाउड, साउंड अलाउड, कि आप बच्चों को ये बोलो कि जब भी मैं बोल रही हूँ जिस भी वर्ड को,
आप उसके ऊपर ऊनी रखोगे। ओके, देखोगे कि कौन सा वर्ड है किस तरह से बन रहा है। सो ये है बहुसंवेदी दृष्टिकोण का उपयोग। ओके, नेक्स्ट इज स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग मतलब क्या हो गया, जब बच्चे जो चीजें नहीं कर पाते हैं अच्छे से, कुछ चीजें बच्चे अच्छे से कर पाते हैं बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिनमें उनको हेल्प की जरूरत होती है, तो हेल्प देते हैं जिस प्रोसेस को, उसको स्कैफोल्डिंग देते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। सो प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट एट द स्टार्ट, की एक तरह से स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट देनी चाहिए टीचर्स को बच्चों को, एंड ग्रेजुअली रिड्यूस इट एज स्टूडेंट बिकम इंडिपेंडेंट। जैसे आप यहाँ पे साइकिल का एग्जाम्पल ले सकते हो कि जब बच्चों को साइकिल चलानी नहीं आती है तो पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। ओके, पैडल उनको यूज करवाने में, कैसे उनको सपोर्ट करना है साइकिल को, तो वो सारी चीजें सिखाते हैं। फिर जैसे जैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाई जाती है कि पहले आप धीरे पैडल चलाना सीखो, बैलेंस बनाना सीखो, फिर ऐसे करके आपको, आप जैसे आपको पकड़ के साइकिल चलाते हैं आपकी साइकिल को ना, ताकि आप बैलेंस बनाना सीख जाओ। फिर धीरे धीरे करके आपको एक तरह से हेल्प कम मिलने लग जाती है ना, तो ताकि आप अब खुद करके भी सीखो। तो जब जो स्टूडेंट है इंडिपेंडेंट बन जाएगा तो उस हेल्प को खत्म कर दो। जैसे गिविंग सेंटेंसेस स्टार्टर्स फॉर राइटिंग टास्क, कि आप राइटिंग टास्क के लिए बच्चों को सेंटेंस स्टार्टर्स दे सकते हो। मतलब आप राइटिंग के लिए आप बच्चों को क्या कर सकते हो, स्पेलिंग्स के लिए बच्चों को लिखवा सकते हो, आप वर्ड्स लिखवा सकते हो जिसकी वजह से बच्चों को स्पेलिंग और समझ जाता हो। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग कर सकते हो, इट मीन्स की यूज मिक्स्ड एबिलिटी एंड सेम एबिलिटी ग्रुपिंग फॉर कोलैबोरेटिव टास्क, पीयर ट्यूटोरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, कि एक तरह के बच्चों को भी आप इंक्लूड कर सकते हो ग्रुप में, या फिर डिफरेंट तरह के बच्चों को भी इंक्लूड कर सकते हो ग्रुप में, ताकि कोऑपरेशन बढ़े, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। पीयर ट्यूटोरिंग हो, कि इट मीन्स कि वो खुद खुद अपनी परफॉर्मेंस को और अपने जो पीयर्स, अपने जो दोस्त है, सहपाठी हैं, उनको देख सके, उनको समझा सके, और कोलैबोरेटिव टास्क करे बच्चे मिलजुल करके, एक तरह से लीडरशिप का रोल अच्छे से निभा सके, है ना। तो फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग आप कर सकते हो, जिसमें बच्चे सेम नेचर की भी हो सकते हैं और डिफरेंट नेचर की भी हो सकते हैं। तो लचीला समूहकरण, जिसमें सहयोगात्मक कार्यों, सहकर्मी शिक्षण और सहकारी शिक्षण के लिए मिश्रित मिश्रित क्षमता और समान क्षमता वाले समूह का उपयोग करें। फिर आ जाता है विजुअल एड्स एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो इसमें क्या होता है, हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स एंड एनहेंसिंग मेमोरी। तो ये आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो सोच है, उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है और आपकी मेमोरी को एनहेंस करता है ना, कि आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, कितने अच्छे से आप रिटेंशन पावर कितना अच्छा हो रहा है। तो अगर आप पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को ज़्यादा बताओगे तो बच्चों की जो रिटेंशन पावर है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, माइंड मैप्स हो गए, चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, स्टोरी बोर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, दैट इज IEP। तो ये क्या होता है, फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज टेलर एकेडमिक गोल्स, टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट टू देयर नीड्स। तो IEP में क्या होता है, बच्चे के इंडिविजुअल नीड्स को देखा जाता है, बच्चों की डिसेबिलिटीज को देखा जाता है, उनके एकेडमिक गोल्स को इम्प्रूव करा जाता है, टीचिंग मेथड्स उनके चेंज होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और असेसमेंट उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनके होते रहते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान आपको एक तरह से आपको एक इंडिविजुअल लर्नर्स की तरह रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों के जो भी करिकुलम है उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं या फिर बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। तो दृश्य सहायक सामग्री और ग्राफिक आयोजक से आप कर सकते हो, और व्यक्तिगत शिक्षा आयोजन, दैट इज IEP। ओके, फिर आ जाता है कॉन्टिन्यूस फीडबैक एंड पॉजिटिव री के थ्रू। सो पॉजिटिव प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक टू ट्रैक प्रोग्रेस, कि आप बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करते रहो, खुद भी बच्चों की जो भी परफॉर्मेंस है उससे कुछ सीखते रहो, ताकि आप उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो कि कितना बच्चों को पता है। सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस इन बूस्ट टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, कि बच्चों ने जो भी हासिल करा है, फॉर एग्जांपल बच्चों ने आज, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बच्चा है जो अच्छे से नहीं करता था, बट आपकी मेहनत की वजह से वो उसने बहुत अच्छे से आज आप बोल सकते हो कि उसने परफॉर्म किया है, तो आप उसको सेलिब्रेट करो, उसको पेन दे दो, उसको चॉकलेट दे दो, ताकि और भी बच्चे एनकरेज हो उसकी मेहनत से, है ना। यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, की मतलब आप हेल्प दे सकते हो जिनको हेल्प की जरूरत है, जैसे कि जिनको दिखाई नहीं देता है, आप उनको ब्रेल स्क्रिप्ट दे सकते हो जो थोड़ी टैक्टाइल्स होती है, जो उठी हुई होती है। तो टूल्स लाइक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, ऑडियो बुक, स्पीच रिकॉग्निशन एप्स एक्सेट्रा कैन सपोर्ट लर्निंग। जैसे आप टेक्स्ट टू स्पीच वाले सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जिस बच्चों को अच्छे से जो दिखाई नहीं देता है तो आप उसको बोल करके सुना सकते हो, है ना। ऑडियो बुक्स का यूज कर सकते हो, स्पीच रिकॉग्निशन एप्स का यूज कर सकते हो, ताकि आप लर्निंग को सपोर्ट कर सको। तो ये हिंदी में है, निरंतर प्रक्रिया और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग।
आफ्टर दैट इज अलाउ एक्स्ट्रा टाइम एंड ऑल्टरनेटिव असेसमेंट, तो आप एक्स्ट्रा टाइम दो बच्चों को और ऑल्टरनेटिव असेसमेंट में हेल्प करो, मतलब गिव एक्सटेंडेड टाइम फॉर टेस्ट की जो बच्चों को ज़्यादा नीड्स है, जो डाइवर्स लर्नर्स है, जिनको प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम भी प्रोवाइड करा जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। और उनको ऑल्टरनेटिव असेसमेंट का भी मेथड दो कि ज़रूरी नहीं सबको रिटन टेस्ट ही दिया जाए, जो भी लर्नर्स है आप उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको असेसमेंट ले सकते हो, जैसे ओरल एग्जाम दे सकते हो, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट दे सकते हो, पोर्टफोलियो फॉर इवैल्यूएशन, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, एनकरेज पीयर सपोर्ट, कि आप क्या करो बच्चों के अंदर कि बच्चे खुद अपने जो दोस्त हैं उनको पढ़ा सके, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे की, दैट इज लर्निंग। ओके, तो ट्रेन पीयर बडीज और मेंटर्स हु कैन हेल्प स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, की जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनकी वो हेल्प कर सके, ऐसा बच्चों को ट्रेन करो या फिर मेंटर्स लेकर आओ उनके लिए, अलग से शिक्षक लेकर आओ जिनकी मदद से उनको हेल्प मिल सके। ओके, सो ये है अतिरिक्त समय और वैकल्पिक मूल्यांकन की अनुमति दे और साथियों के सहयोग को प्रोत्साहित करें। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लास, बहुत ही आसान सा टॉपिक था, बहुत ही आसान सी पूरी यूनिट थी। आई होप कि आपको यूनिट समझ में आई होगी, हर टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमने फोर जो आपके टॉपिक्स हैं वो इस यूनिट में सारे कवर कर लिए हैं। कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बाकी जो भी आपकी नेक्स्ट यूनिट होगी वो जल्दी ही आ जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।